नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अहम विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। स्वस्थाने संरक्षण, अंग्रेजी में इसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। हमारे पास कुछ लेख और दस्तावेज हैं इससे जुड़े हुए, और कोशिश यही रहेगी कि इनसे जानकारी निकालकर समझे कि भाई ये है क्या, कैसे होता है और क्यों इतना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम सुनते तो हैं कि जानवरों को, पौधों को उनके अपने घर में, उनके कुदरती माहौल में बचाना चाहिए। ये स्वस्थाने या इन सिटू संरक्षण आखिर होता कैसे है? क्या मतलब है इसका? देखिए, इन दस्तावेजों को अगर हम देखें तो जो बात सामने आती है वो ये है कि स्वस्थाने संरक्षण का सीधा सा मतलब है किसी भी प्रजाति को या उसके पूरे इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को और उसके प्राकृतिक घर को उसी की अपनी जगह पर बचाना और सहेजना। मतलब असली मकसद ये पक्का करना है कि वो जीव जंतु या पेड़ पौधे वहीं फले फूलें जहां वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं ना। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जानवर पकड़ के कहीं और ले जाना नहीं, बल्कि जहां वो हैं वहीं उन्हें सुरक्षित रखना। जी हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा इन स्रोतों में भी बताया गया है, कि ये नजरिया सिर्फ किसी एक प्रजाति पर ही ध्यान नहीं देता। ये असल में उस पूरे माहौल की, उस इकोसिस्टम की जो जटिल आपसी क्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको बचाने पर जोर देता है, क्योंकि वही तो जीवन की विविधता बनाए रखने के लिए जरूरी है। और इसे लागू करने के दो मुख्य तरीके भी बताए गए हैं। या तो किसी एक खास प्रजाति की आबादी पर फोकस करके, जिसे हम प्रजाति केंद्रित कह सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को आधार बनाकर। ये बात तो साफ हुई कि ये सिर्फ एक जीव को नहीं बल्कि उसके पूरे घर और वहां के माहौल को बचाने की कोशिश है। तो फिर इसे असलियत में कैसे किया जाता है, मतलब जमीन पर कैसे उतारते हैं? कौन से तरीके हैं जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में है? मुझे लगता है शायद संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरियाज इसमें बड़ा रोल निभाते होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संरक्षित क्षेत्र बनाना इसका सबसे आम और शायद सबसे प्रभावी तरीका है। और हाँ, इन दस्तावेजों में कई अलग अलग तरह के संरक्षित क्षेत्रों का जिक्र है। चलिए कुछ मुख्य प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहले तो आते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स। जैसा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बताया गया है, ये काफ़ी बड़े इलाके होते हैं। इनका मकसद पूरे इकोसिस्टम को बचाना है, बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित रखना है और हाँ, साथ में लोगों के मनोरंजन और पर्यावरण शिक्षा के मौके भी देना है। पर यहाँ मुख्य जोर प्राकृतिक पर्यावरण को लगभग वैसे का वैसा बनाए रखने पर होता है। इसलिए इंसानी गतिविधियों पर काफ़ी सख्त नियम होते हैं। अच्छा, यानी यहाँ प्रकृति को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और इंसानी दखल कम से कम। जी। फिर है वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। ये भी उसी 1972 के कानून के तहत ही बनते हैं, लेकिन इनका मुख्य ध्यान खास वन्यजीव प्रजातियों और उनके रहने की जगहों, उनके आवासों पर होता है। और राष्ट्रीय उद्यानों से एक बड़ा फर्क ये है कि इनमें कुछ हद तक, कुछ शर्तों के साथ इंसानी गतिविधियों की इजाज़त मिल सकती है, बशर्त ये होती है कि उनसे वन्यजीवों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, तो राष्ट्रीय उद्यान पूरे इकोसिस्टम पर ज्यादा फोकस करते हैं और नियम ज्यादा सख्त होते हैं, जबकि अभयारण्य कुछ छूट के साथ खास वन्यजीवों पर केंद्रित हैं। ये तो दो मुख्य हो गए, और भी हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। एक और बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है जीव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये तो बहुत ही बड़े इलाके होते हैं और इनका नजरिया थोड़ा और व्यापक है। इन्हें यूनेस्को का एक कार्यक्रम है, मानव और जीव मंडल कार्यक्रम, MBA कहते हैं, जो 1971 में शुरू हुआ था। उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। और इनकी खासियत ये है कि ये सिर्फ संरक्षण पर ही नहीं रुकते, बल्कि संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल, जिसे सस्टेनेबल यूज कहते हैं, उसको भी बढ़ावा देते हैं। यानी एक तरह से संरक्षण और इंसानी जरूरतों या कह लें स्थानीय विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। ये तो काफी दिलचस्प है। जी हाँ, ये संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। और क्या कुछ और स्थानीय स्तर के प्रयास भी हैं जिनका जिक्र मिलता है इन दस्तावेजों में? हाँ, वो भी है। वन्यजीव संरक्षण कानून में 2002 में एक संशोधन हुआ था। उसके तहत दो और तरह के रिजर्व सामने आए। एक है संरक्षण रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स। ये अक्सर क्या होता है कि नेशनल पार्क या सैंक्चुअरी से सटी हुई जो सरकारी जमीन होती है, वो इलाके होते हैं। इनका मकसद होता है वन्यजीवों के आने जाने के रास्ते यानी कॉरिडोर या बफर जोन को सुरक्षित करना। ओके, मतलब ये कनेक्टिंग एरियाज जैसे हो गए। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरे हैं सामुदायिक रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स।
इनकी खास बात यह है कि ये निजी या समुदाय की जमीन पर बनाए जा सकते हैं और सरकार और स्थानीय लोग मिलकर इनका प्रबंधन करते हैं। यहाँ मकसद दोहरा होता है, वन्यजीव बचाना भी और साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक भलाई का भी ध्यान रखना। ये तो बहुत अच्छा तरीका लगा जहां लोग खुद भागीदार बनते हैं। बिल्कुल। और एक तरीका तो इन सबसे भी अलग और अनोखा है, जिसका जिक्र इन लेखों में है, वो है पवित्र उपवन यानी सेक्रेड ग्रूव्स। ये छोटे या बड़े जंगल के टुकड़े हो सकते हैं, कुछ पेड़ों से लेकर कई एकड़ तक, जो किसी स्थानीय देवता या वन आत्मा को समर्पित होते हैं। इनका संरक्षण किसी सरकारी कानून से ज्यादा लोगों की अपनी गहरी आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की वजह से होता है। वाह, ये तो दिखाता है कि कैसे हमारी संस्कृति और आस्था भी प्रकृति संरक्षण से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। और अंत में एक और प्रकार है तटीय और समुद्री संरक्षित क्षेत्र, कोस्टल एंड मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनका लक्ष्य समुद्री पर्यावरण को, उसमें रहने वाले जीवों, वनस्पतियों को और यहाँ तक कि पानी के नीचे जो हमारी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनको बचाना है। पृथ्वी संरक्षण के कितने अलग-अलग रूप और पैमाने हैं। बड़े सरकारी नेशनल पार्क से लेकर लोगों की आस्था से जुड़े छोटे पवित्र उपवनों तक, हर किसी का अपना एक महत्व है।